So hello and welcome to the 10th module of the course Master the Art of Circuit Solving। तो यार सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं इसमें लॉरेंट्ज़ फोर्स के बाद अपन देखेंगे चार्ज इन यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। फिर अपन देखेंगे साइक्लॉइड फॉर्म्ड बाय पार्टिकल। इसको अपन दो मेथड से देखेंगे, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड जो अपन ने मॉड्यूल्स 8th में देखा था आई थिंक, एंड और दूसरा मेथड अपना जो अपन नया पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसके अंदर केवल एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे 0,0,0 पे, जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज कितना है +q है, ठीक है। और अपने को बोला जा रहा है नाउ एट टाइम t = 0 वी आर स्विचिंग वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो j कैप में है, दैट इज़ E j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो k कैप में है, दैट इज़ B k कैप, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के इन्फ्लुएंस में अपने पार्टिकल का मोशन कैसा होगा उसको अपन को एनालाइज करना है, ठीक है। ये सब डेटा अपने को गिवन है, और ये साइक्लॉइड की थ्योरी जो है वो मैंने मेरे मैकेनिक्स के कोर्स में से इंक्लूड किया, ठीक है। इट इज़ वेरी बेसिक, और वहाँ पे बहुत डीप में अपन ने बात की थी मैकेनिक्स में, बट यहाँ पे बिल्कुल अपन ने बेसिक सी शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी ली है इसकी, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इक्वेशंस। तो अपन बात कर रहे थे अपने पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो देखो इनिशियली द पार्टिकल इज़ एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे है, और अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर लगेगा नहीं, है ना। तो पार्टिकल रेस्ट पे है तो एकदम से तो चलना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, पर यहाँ पे पार्टिकल का मोशन तो हो रहा है। क्यों? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा जिसकी वजह से वेलोसिटी आएगी, और उस वेलोसिटी की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा के कैप वाली मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस तरह से कुछ घटनाएँ होगी, है ना। तो देखो यार सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ये क्या है, ई जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आने वाला फोर्स कितना होगा, F बराबर QE, तो QE फोर्स आ जाएगा, फोर्स को मास से डिवाइड करो, दैट इज़ QE/m। तो इतना क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आता है अपने पास में, QE/m। तो टाइम t0 पे एक्सेलरेशन वर्टिकल में कितना हो चुका है, QE/m, दैट्स इट। पहली चीज़ ये, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ट्रीटिंग दिस एक्सेलरेशन एज कांस्टेंट, dt टाइम में कितना चेंज आएगा वेलोसिटी में 0 से, मतलब dt टाइम के बाद में पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि j कैप में कितनी स्पीड होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी QE/m मल्टीप्लाइड बाई dt, ठीक है। सो दैट्स VDT, दैट्स ADT इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, ओके, VDT इज़ द चेंज इन डिस्टेंस, फाइन। तो QE/m टाइम्स dt ये क्या आ चुका है, चेंज इन वेलोसिटी। अब अपने पास वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है QE/m dt और डायरेक्शन है j कैप। तो QV×B फोर्स विल कम इन टू प्ले। तो अब लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Q टाइम्स V×B। V वेक्टर आ चुका है, B वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अपने को डायरेक्शन किसका पता है, अभी V वेक्टर का पता है। तो V×B अगर अपन करेंगे तो इस पर जो इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फोर्स एट टाइम t = 0 लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, I कैप में। आप देख सकते हैं J कैप क्रॉस K कैप इज़ I कैप, J क्रॉस K इज़ I। तो अपन ने क्या बोला कि अपना जो पार्टिकल है टाइम t = 0 पे एक वेलोसिटी उसके अंदर आती है, ठीक है, कुछ भी आती है अपने को पता नहीं है, लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा, लेट्स कॉल इट F मैग्नेटिक, और सब्सक्रिप्ट में आप FM कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका मोशन होगा। तो इंस्टेंटेनियसली दिस मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इफ डिवाइडेड बाय द मास, ओके। So this will actually provide the necessary centripetal acceleration जिसकी वजह से particle will try to move in a circular motion, move in a circle of any arbitrary radius। लेकिन यहाँ पे circular motion नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो पार्टिकल का मोशन जो है कुछ अज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से होता है। और एक चीज़ तो फिक्स है यार कि हर दम मैग्नेटिक फोर्स जो भी लग रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो अपन ने क्या कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज दिस, है ना, डायरेक्शन दिखा दी मैंने और मैग्नीट्यूड लिख दिया, और ये जो है दिस इज़ नथिंग बट FM और F मैग्नेटिक। तो अगर अपने को V पता है और B जो है दैट इज़ आउटसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो अपन क्या कह सकते हैं, QVB sin 90, दैट इज़ QVB, दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे लिख सकते हैं यार, अगर Q चार्ज है अपने पार्टिकल का तो QVB इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स अपन ने लिख दिया, इंस्टेंटेनियस है, अभी कुछ नहीं पता अपने को। तो अब अपन क्या करेंगे, सब कुछ सारी चीज़ों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करने वाले हैं, जैसा अपन ने डिवीजन वाले लेक्चर में किया था, जैसा अपन ने कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक्स वाले लेक्चर में किया था। तो मैंने कहा था वो चीज़ अपन बार बार करने वाले। तो देखो दिस इज़ द थर्ड टाइम वी आर डूइंग द सेम थिंग, और अभी चौथी बार भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत रिपीट होगी, तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन। तो यार मैंने आपसे कहा कि ये एंगल जो है लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी अल्फ़ा, ठीक है।
तो अपन ने ये लाइन बनाई, यहाँ पे दो लाइंस के बीच में एंगल अल्फा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, है ना। और अपन देख सकते हैं इस पार्टिकल पे एक तो मैग्नेटिक फोर्स अपन ने लगा दिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर और द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, और एक फोर्स इस पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज़ गोइंग टू बी क्यू ई, है ना। ये सारे मैंने मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं, डायरेक्शन अपने को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है अपने को, देखो अब अपन वही करेंगे, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ नहीं करेंगे, और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इनिशियली द पार्टिकल इज़ लोकेटेड एट ओरिजिन एंड इनिशियली द पार्टिकल इज़ एट रेस्ट। जब पार्टिकल भी ओरिजिन पे नहीं है, पार्टिकल रेस्ट पे भी नहीं है, तब तो अपन मजबूर हो जाते हैं एडवांस टेक्निक्स यूज़ करने के लिए, है ना। लेकिन अभी ऐसी कोई एडवांस टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली सो कीप इट सिंपल, कहते हैं ना, कीप इट सिंपल इसलिए कहते हैं कि जब जितना हो सके सिंपल रखना है अपने को चीज़ को। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर अपन लिखते हैं तो कितना होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी क्यू ई माइनस, तो यहाँ लिख देता हूँ यार मैं, सो इट इज़ क्यू ई, दैट इज़ द फोर्स इन जे कैप, और नीचे कितना आ जाएगा क्यू बी, और वी का कौन सा कॉम्पोनेंट, कॉस अल्फा, ये चीज़ आ चुकी है। एंड दिस इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज़ डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। वैसे अपन ने लिखा था डेविएशन वाले में, क्या लिखा था, वी वाई डी वी वाई अपॉन डी वाई, है ना, वो अलग फॉर्म है, ये एक्सेलरेशन का अलग फॉर्म है, अलग नोटेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपन को, अपन कह रहे हैं कि अपन ने वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स कर लिए, और मैं कह रहा हूँ आपसे कि यू नीड टू कॉल वी एक्स टू बी वी कॉस अल्फ़ा एंड यू नीड टू कॉल वी वाई टू बी वी साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो चुकी है। तो वी कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं यार अपन, वी एक्स, सो दिस इज़ वी एक्स, तो अपन कह सकते हैं एम डी वी वाई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू बी वी एक्स। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस लेक्चर। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स आ रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स आ रहा है, वो क्यू वी बी का साइन अल्फ़ा, सो इट इज़ क्यू वी बी का साइन अल्फ़ा, सो क्यू बी वी साइन अल्फ़ा, ओके। एंड वी साइन अल्फ़ा इज़ नथिंग बट इट इज़ वॉट, वी वाई, दिस इज़ वी वाई, और जितना भी फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू मास टाइम्स वॉट, okay, this was Vy, fine. So mass times acceleration in x direction, that is dvx by dt, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। अब यार इसको ढंग से लिख लेते थोड़ा अपन, अभी ये चीज़ काम में आएगी। तो क्यू बी वी वाई इज इक्वल टू एम टाइम्स डी वी एक्स बाय डी टी, तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो m टाइम्स डी टू वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी टू एंड दैट इज़ इक्वल टू, तो क्यू ई एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सो माइनस क्यू बी भी कांस्टेंट है, और ये बचेगा डी वी एक्स बाई डी टी। आपको साथ साथ दिख रहा है डी वी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ऑब्वियसली अपन यहीं से रखेंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो अपन क्या कह सकते हैं यार कि m टाइम्स डी टू वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी टू इज़ इक्वल टू माइनस क्यू बी, और एक काम करो यार इस m को यहाँ से उड़ाई दो और नीचे लिख दो यहाँ पे m, और डी वी एक्स बाई डी टी जो है उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी क्यू बी बाई एम, ओके। तो अपन क्या रख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे एक वी वाई आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी जो अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं, विच इज़ सून गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन माई मैकेनिक्स कोर्स। तो मेरे मैकेनिक्स कोर्स में ही ऐड ऑन होगा, अगर फ्यूचर में होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए सेपरेट कोर्स नहीं बनने वाला। तो डी टू वी वाई बाई डी टी टू प्लस क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर एंड दिस इज़ वी वाई, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सबको याद होता है, और वो कितना होता है आपको भी याद कर लेना अगर पता नहीं है तो। सो वी वाई इज़ इक्वल टू वी वाई मैक्स एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर ओमेगा इज़ दिस, तो ये जो नंबर है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स क्यू बी बाई एम, दैट इज़ ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई क्या है, इनिशियल फेज एंगल है, तो टाइम टी ज़ीरो डालो, तो टी ज़ीरो पे अपना वी वाई कितना था, 0, इनिशियली पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, तो अपन कह सकते हैं साइन फाई इज़ 0, दैट मीन्स फाई इज़ 0, तो डायरेक्टली यहाँ से अपन फाई को तो उड़ा ही देते हैं, तो ये निपट गया फाई खत्म। अब बात करते हैं वी वाई की, तो वी वाई अपने पास में कितना आ चुका है, वी वाई इज़ इक्वल टू वी वाई मैक्स साइन ऑफ क्यू बी टी बाई एम, सो दिस इज़ क्यू बी टी बाई एम, दैट्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लेक्चर। अब देखो वी वाई बराबर वी वाई मैक्स साइन ऑफ क्यू बी टी बाई एम अपने पास आ चुका है। अब इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
लेकिन अभी तक अपने पास वी वाई मैक्स नहीं आया। अपने को वी वाई मैक्स भी तो चाहिए, तभी तो पूरा फंक्शन आएगा वी वाई का, और तभी अपन वाई और एक्स निकाल पाएंगे और साइक्लॉइड पे जा पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी वी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और वी वाई मैक्स इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो दिस रिमेन्स सेम वी वाई मैक्स, ठीक है। एंड साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस क्यू बी टी बाई एम, और एक ओमेगा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि क्यू बी टी बाई एम का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने कहानी सुनाई थी उसमें बोला था ए वाई कितना होगा, ए वाई इज़ गोइंग टू बी फोर्स अपॉन मास। कहाँ पे होगा ये, टाइम टी इक्वल टू 0 पे। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 डालना है, और कॉस 0 को 1 करोगे आप, तो डायरेक्टली यहाँ से वी वाई मैक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो देखें अगर अपन, तो क्यू बाई एम से क्यू बाई एम दोनों तरफ कैंसिल करेंगे अगर अपन, यहाँ पे ये ओमेगा है ना, इस ओमेगा को रखो क्यू बी बाई एम, राइट। और फिर क्यू बाई एम से क्यू बाई एम एल एच एस आर एच एस में कैंसिल करोगे तो बचेगा ई बाई बी, है ना। सो वी आर लेफ्ट विथ ई बाई बी। तो पहला रिजल्ट अपना आ चुका है कि वी वाई मैक्स इज ई बाई बी। अब इसको उठा के यहाँ रखो, तो अपने पास में फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट इज़ ई बाई बी टाइम्स साइन ऑफ क्यू बी टी बाई एम, ठीक है। अब इसका क्या कर सकते हैं अपन, तो इसके दो काम कर सकते हैं अपन, एक तो इसको वापस इंटीग्रेट कर लो ताकि y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, वी वाई को उठा के अपन यहाँ रख देते हैं ताकि वी एक्स वगैरह भी आ जाए, और फिर साइक्लॉइड पे पहुँचते हैं फटाफट। तो देखो अब यहाँ से अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, अब पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं तो उसको अपन, राइट। सो लेट्स राइट वी वाई टू बी डी, वी वाई को लिख दो डी वाई बाई डी टी, और फिर डी टी को उधर भेज के इंटीग्रेट करो। तो ओरली कर लेते हैं अभी काम इतना सा, तो है ना। तो डी वाई बराबर ई बाई बी साइन क्यू बी टी बाई एम डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स लगाएंगे इधर तो 0 से लेके y तक, क्योंकि इनिशियली अपना y कोऑर्डिनेट कितना था, 0 था। पार्टिकल वॉज सिचुएटेड एट ओरिजिन, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना था इनिशियल, 0 था। तो 0 से y तक उधर लिमिट्स लग गए, और इधर आपको लिमिट्स लगानी है। तो इनिशियल टाइम 0 था, किसी भी टाइम t पे अपने को y चाहिए, सो वी नीड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू ई बाई बी। तो साइन थीटा किसको डिफ्रेंशिएट करने से आता है, माइनस कॉस थीटा को। तो माइनस कॉस ऑफ क्यू बी टी बाई एम, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो नीचे क्यू बी बाई एम से डिवाइड करेंगे, तो इसको एम अपॉन क्यू बी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एम ई अपॉन क्यू बी, ठीक है, कर ही लेते हैं यार अब तो, है ना। तो अपने पास क्या आ चुका है, y जो है दैट इज़ इक्वल टू ई बाई बी, एंड क्या आया था अपने पास में, माइनस का आया था, है ना। सो माइनस कॉस ऑफ क्यू बी टी बाई एम, तो ये आ चुका है। और यहाँ पे अपने को लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगानी होगी यार, 0 से लेके टाइम t तक। अब क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपने को डिवाइड करना था क्यू बी बाई एम से, या अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते थे एनीवेज। सो ठीक है, इतना आया अपने पास में, है ना। कुछ मिस तो नहीं किया अपन ने, नहीं अपन ने अभी तक कुछ मिस नहीं किया है। वी वाई मैक्स ई बाई बी ही आएगा। सो वी आर लेफ्ट विद दिस। अब एक काम करो, इस नेगेटिव को एडजस्ट करना है तो पहले टाइम को 0 डालो, तो कॉस 0 बच चुका है 1। तो अंदर वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना बच जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी टी बाई एम। तो ये तो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट बच चुका है। अब ओके, सो वी आर इंटीग्रेटिंग, राइट, और इंटीग्रेट करेंगे जब क्यू बी बाई एम दैट इज़ ओमेगा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्यू बी बाई एम को अपन यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा, क्योंकि अपने को साइक्लॉइड तक जाना है। सो वाई कैन बी रिटन एज ई बाई बी ओमेगा, एंड प्रोडक्ट में लिखना है 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब अपन ओमेगा यूज़ करने वाले, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे इसलिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, कौन सी पे आ गया अपन, 4। तो इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है अपने पास में। तो एक काम तो हो चुका है, अब बात करते हैं अपन। तो देख सकते हैं अपने पास में y आ चुका है इस फॉर्म में, तो अ कांस्टेंट नंबर प्लस कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में ही आ रहा है ये भी, मतलब साइक्लॉइड आ चुका है अपने पास में y। बात करते हैं x की। तो यार x कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था आपको इसके दो काम कर सकते हैं अपन। पहला काम अपन कर चुके हैं, दूसरे काम में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दिस इक्वेशन, जिसको अपन ने 2 बोला था। तो यार इस इक्वेशन में अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में था क्यू बी वी वाई, है ना, और वी वाई को सब्स्टिट्यूट करना था। तो वी वाई वॉज नथिंग बट ई बाई बी टाइम्स साइन ऑफ क्यू बी टी बाई एम। सो दिस इज क्यू बी टी बाई एम, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू एम टाइम्स डी वी एक्स बाई डी टी। तो डी टी को आप भेज दो इधर, और फिर दोनों तरफ कर लो आप इंटीग्रेट। तो देखो यार, पहले तो रेड पेन से इस b को कैंसिल करो यहाँ पे, है ना। और टाइम अपना 0 से t था, क्योंकि टाइम t 0 पे अपना vx कितना था, 0, और किसी भी टाइम t पे अपना vx कितना है, vx ही है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, अच्छा m को भी कर ही लेते हैं एडजस्ट फिर, है ना। तो इधर क्यू ई बाई एम बच रहा है अपने पास, है ना। हाँ, तो क्यू ई बाई एम अपने पास में इधर बचा था,
तो ये तो एक कांस्टेंट नंबर हो चुका है। साइन थीटा किसको डिफरेंशिएट करने से आता है, माइनस कॉस थीटा को, सो माइनस कॉस ऑफ क्यू बी टी बाई एम ये बच चुका है। और नीचे डिवाइड कर देंगे वापस से अपन क्यू बी बाई एम से, दैट इज़ ओमेगा, है ना। और फिर ओमेगा को आप लिख देंगे अगर क्यू बी बाई एम यहाँ पे, तो उससे हेल्प मिलेगी, है ना। तो दिस इज़ क्यू बी बाई एम, और इसमें से अब आप क्यू बाई एम को कैंसिल कर सकते हो। और ये जो इंटीग्रेट अपन ने किया है इसकी लिमिट फिर आप 0 से लेकर टाइम t तक लगा सकते हो, तो आपको वी एक्स मिल जाएगा। तो वी एक्स कितना आ रहा है, क्यू बाई एम से क्यू बाई एम गया, सो दैट इज़ ई बाई बी, है ना। सो दैट इज़ ई बाई बी। और अपने पास क्या बच रहा है इधर, पहले 0 डाल दो इसको एडजस्ट करने के लिए, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अपन ओमेगा में पहुंच चुके हैं। अब इसको लिख दो वापस से आप डी एक्स बाई डी टी, है ना। और फिर उधर बेच के इंटीग्रेट कर दोगे, तो x 0 पे टाइम कितना था, 0 था, और किसी भी टाइम पे x कितना होगा, x होगा, तो उधर तो बच गया है x। और डायरेक्ट इंटीग्रेशन है तो वी कैन राइट ई बाई बी, तो एज इट इज़ है। 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो जाएगा, है ना। और कॉस थीटा किसको डिफरेंशिएट करने से आता है, साइन थीटा को, सो साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ओमेगा से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा यार अपने को। तो फाइनली अपने पास x भी आ चुका है। और अब एक काम करो, ओमेगा को बाहर ले लीजिए यहाँ से, ताकि दोनों x और y में बाहर की तरफ बचने वाले कांस्टेंट टर्म सेम आ जाए। दिस बिकम्स ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। तो फाइनली यार अपना ये काम समाप्त हो चुका है। तो सक्सेसफुली अपन ने सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व कर लिए, सारे एक्सप्रेशंस निकाल लिए। अब देखो अगला काम क्या करना है अपने को। अपने पास x आ चुका है, अपने पास y आ चुका है, सो वी अगेन हैव the instantaneous x and y coordinates of the particle at any time t, as we used to do before in the module 7 I think, जहाँ पे अपन ने कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक्स पढ़ा था। तो ये मेथड भी मुझे अच्छा लगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल मेथड यूज़ करना है, और क्वेश्चन डिमांडिंग है कि आपको आयोटा में जाना है तो फिर जाना पड़ेगा, है ना। तो x अपने पास ये है और y अपने पास ये है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा, 1 होगा। तो ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर की तरफ पहले तो, है ना, क्योंकि x से मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको अपने को। तो अब डायरेक्टली मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको उधर ले आके दोनों में ऐड अगर अपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1, और अपने पास में एक तरफ तो बच जाएगा ई बाय बी ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास बच जाएगा ई बाय बी ओमेगा होल स्क्वायर, है ना, एक तरफ। और दूसरी तरफ क्या बचेगा अपने पास, दूसरी तरफ अगर अपन ध्यान से देखें तो दैट शुड बी, है ना। तो देखो ई बाय बी ओमेगा माइनस वाई को अपन वाई माइनस ई बाय बी ओमेगा भी लिख सकते हैं अगर उस नंबर का होल स्क्वायर है तो, है ना, दैट डजंट मैटर। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, वाई माइनस ई बाय बी ओमेगा का स्क्वायर। और x की अगर अपन बात करें तो x के लिए भी अपन कर सकते हैं क्या, x माइनस ई बाय बी टाइम्स टी, है ना। और इसका अपन को क्या करना है, वापस स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देना है। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो मैंने आपके लिए थ्योरी इंक्लूड की है, जिसको अब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, अपन ने बोला तो प्योर रोलिंग की अपन बात करते हैं। तो प्योर रोलिंग में क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव क्या होती है, 0 होती है प्योर रोलिंग में, है ना। ओमेगा आर आगे की तरफ, तो ओमेगा आर आगे की तरफ क्यों, तो प्योर रोलिंग में अपने को गिवन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। नाउ v इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, ठीक है। अब मैंने बोला अपने पास एक पार्टिकल है, तो ये एक रिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अपने पास एक पार्टिकल है दैट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ दिस रिंग, ठीक है, एट टाइम t0। अब किसी भी टाइम t के बाद में अपन ने बोला कि वर्टिकल के साथ में अपना पार्टिकल जो है कोई भी बीटा एंगल बना रहा है या थीटा एंगल बना रहा है, तो दो लाइन्स के बीच में एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना, थीटा। और ये जो वेलोसिटी मैंने बनाई है ये आगे की तरफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी। कितनी होगी वेलोसिटी, v, क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का इफेक्ट सब तरफ सेम आता है। और प्योर रोटेशन की वजह से जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर। और क्वेश्चन में गिवन है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो अपन ने क्या किया था मैकेनिक्स में, इसकी नेट वेलोसिटी निकाली थी। फिर यहाँ पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अपन ने क्या किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाला था। इसका कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, v परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर अपॉन f परपेंडिकुलर। तो v स्क्वायर तो क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, और f परपेंडिकुलर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। खैर वो सब बातें छोड़ो, अपने को फोकस करना है साइक्लॉइड पे। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो देखो यार, x कोऑर्डिनेट मैंने इसका लिखा है vt प्लस r sin ओमेगा t, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट 0 है,
तो अपना जो सेंटर है ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो जाएगा वी टी टाइम में, है ना। और फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को निकालना है। और अगर अपना जो सर्कल है, जो रिंग है, इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो आर साइन थीटा तो हो गई वर्टिकल डिस्टेंस, आर कॉस थीटा हो गई वर्टिकल डिस्टेंस, और आर साइन थीटा ये हो चुकी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अपन कह सकते हैं यार x बराबर वी टी प्लस आर साइन थीटा, और अगर एंगल वेलोसिटी ओमेगा है तो टी टाइम में ये ओमेगा टी एंगल घूम जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो वहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली y निकालोगे तो सेंटर तो हरदम r डिस्टेंस ऊपर रहेगा, तो ये r आ गया, और इसका cos कंपोनेंट कर लोगे तो r cos थीटा हो चुका है, तो x और y आ चुका है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 करोगे जैसे अपन ने यहाँ पे किया था, तो वापस से क्या आ जाएगा अपने पास में, साइक्लॉइड की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि जो साइक्लॉइड वाला अपना सर्कल होगा उसमें कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होने वाली है, ई बाय बी ओमेगा, है ना, कैपिटल आर की। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 2e बाय बी ओमेगा। तो अपना जो ये पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल का मोशन अपन अज्यूम करते हैं कि ये पार्टिकल साइक्लॉइड परफॉर्म कर रहा है और इस तरह से जा रहा है ये, है ना। सो दिस इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट। तो पार्टिकल का ग्राउंड से, मतलब ओरिजिन से यहाँ से जो ये हाइट होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 2e बाय बी ओमेगा। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा समझाया, नहीं तो डायरेक्टली मैं 2e बाय बी ओमेगा लिखते था तो आपको डाउट होता कि यार e बाय बी ओमेगा लिखा है यहाँ, तो 2e बाय बी ओमेगा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी हो चुकी है क्लियर, डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब अगली बात अगर अपन करें तो देखो, आपको पूरा ही एनालाइज करना है, तो e बाय बी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड हो जाएगी, है ना। टाइम है ही, ठीक है। और y के साथ में भी क्या है अपने पास में, द सेम वैल्यू r, तो r कितना था अपना e बाय बी ओमेगा, तो दिस इज़ ट्रू। तो पूरा अपना जो रिजल्ट है वो वेरीफाई भी हो चुका है। तो यार अब नेक्स्ट मॉड्यूल में अपन बात करने वाले किसकी, अपन सेम काम करेंगे यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक्स, और फिर मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ेंगे। और क्या पढ़ना है अपने को, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ना है। मैग्नेटिक फोर्स अपन पढ़ ही चुके हैं, करंट कैरिंग वायर पे अच्छे से बिल्कुल डिटेल में एडवांस लेवल से। तो अपन पढ़ेंगे क्या, टॉर्क पढ़ लेंगे एक तो अपन, ठीक है, एन आई ए क्रॉस बी टॉर्क पढ़ लेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ लेंगे, और फिर ये चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक्स, और आप इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये चैप्टर अपना बाइंड अप हो जाएगा जे एडवांस्ड 2022 के लेवल के हिसाब से। तो दिस विल कवर ऑल द बेसिक थ्योरी, ठीक है, सब कुछ ही कवर कर लेगा। तो दिस इज़ द प्री रिक्विसाइट नाउ। तो ओलंपियाड लेवल, स्टार लेवल प्रॉब्लम्स जो अपन सॉल्व करेंगे उसके लिए सब क्या हो जाएगा, प्री रिक्विसाइट हो जाएगा, और कोर्स फिर धीरे धीरे अपडेट होता जाएगा। उसके उस सेक्शन में जो है पर्टिकुलर एडवांस लेवल और ओलंपियाड लेवल स्पेसिफिकली वीडियोज़ ऐड होते जाएंगे। तो एडवांस लेवल तो नहीं, ओलंपियाड लेवल वीडियोज़ आगे ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि एडवांस लेवल तक के जितने भी सारे एरियाज़ थे वो अपन कवर कर चुके हैं ब्रॉडली। तो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसको एक मेथड से और करना है, वो मेथड मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको कर दूँगा, वो मेथड आपके लिए कर दूँगा। और बचा गया अपने पास में मैग्नेटिक मूवमेंट, टॉर्क, बस 2 चीज़ें बच रही है, और 2-3 क्वेश्चंस ले लेंगे। हाँ, और एक टॉपिक बच रहा है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को फायर किया है, तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बताओ ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच जाए। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बताओ ताकि अपना फ्रेम यहाँ पे SHM करे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो ब्रॉडली अपना जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फिर जाएंगे अपन EMI पे, फिर AC पे, फिर हाँ EMI पे जाएंगे अपन एक्चुअली, फिर EMI AC बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, थियोरेटिकल पार्ट जैसे अपन ने किया था इसमें, दिस इज़ द लेंथीएस्ट। वो सब खत्म होने के बाद में अपन एक सेक्शन बनाएंगे सर्किट्स के नाम से, उसमें DC सर्किट, AC सर्किट, इसमें भी 2-3 सर्किट्स हैं जो मैंने पढ़ाए नहीं है इंटेंशनली, क्योंकि मुझे वहाँ पे पढ़ाना है। तो ये स्ट्रक्चर करने का तरीका है मेरा कोर्स का, है ना। मैं अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग करता हूँ कोर्स की, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा तरीका होगा एक जैसी चीज़ों को एक फोल्डर में रखना, है ना। तो यार आपको मेहनत करती रहनी है ना। ऑल द बेस्ट फॉर JEE Advanced 2022 इफ़ यू आर एनरोल्ड इन दिस कोर्स, है ना। और नहीं एनरोल्ड हो तब भी ऑल द बेस्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो फटाफट पूछो, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है आपको। छोटा सा डाउट भी आया तो बिल्कुल आपको पूछना है। आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। आपको पूरा राइट है डाउट्स पूछने का। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं अपन मॉड्यूल नंबर 11 में। टिल देन हैव वंडरफुल डे एंड जय हिंद।